आज के इस डीप डाइव रिस्क असेसमेंट विश्लेषण में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की डगमगाती आर्थिक स्थिति और उसके विश्वव्यापी प्रभावों के बारे में। एक ऐसी घटना घटी है जो देखने में तो शायद एक आम बिजनेस क्लोजर लग सकती है, लेकिन इसके निष्कर्ष जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए बहुत बड़े हैं। आइए इस पूरी रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। तो फटाफट आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, द ग्वादर फैक्ट्री एग्जिट। दूसरा, सिस्टमैटिक पॉलिसी फेलियर्स। तीसरा, सीपेक प्रोजेक्ट्स की दशा। चौथा, सुपर पावर टेंशंस। और आखिर में एक फ्यूचर इन्वेस्टर रिस्क चेकलिस्ट। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि किसी चेन रिएक्शन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक नंबर 100%, ये फिगर अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। इंटरनेशनल लेबर डे वाले दिन ग्वादार फ्री जोन में ऑपरेट करने वाली एक चाइनीज कंपनी हैंगगैंग ट्रेड कंपनी ने अपने 100% वर्कफोर्स को निकाल दिया। पूरा का पूरा ऑपरेशन अचानक बंद। वहां की लोकल इकोनॉमी और लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, जहां रोजगार के अवसर एक ही पल में खत्म हो गए। पहला मुख्य पॉइंट है द ग्वादर फैक्ट्री एग्जिट। आइए इस आर्थिक पतन की शुरुआत को एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के नजरिए से देखते हैं। ग्वादर फ्री जोन से जो उम्मीद थी और जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। उम्मीद थी जॉब क्रिएशन की, पर हकीकत में 100% टर्मिनेशन हो गया। ये कंपनी जो मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स और डोंकी मीट की प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करती थी और जिसके पास सारे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स थे, उसके शिपमेंट्स बंदरगाह पर ही अटके रह गए। एक तरफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के दावे थे, तो दूसरी तरफ वहाँ लोकल डिस्प्लेसमेंट और असंतोष का माहौल बन गया। ऐसे हालात लगातार फाइनेंशियल लॉसेस का एक बड़ा कारण बन गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, सिस्टमिक पॉलिसी फेलियर्स। आखिर ऐसी क्या प्रशासनिक कमियां रहीं जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरह अनवर्केबल बना दिया? हैंगगैंग ट्रेड कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि नॉन कमर्शियल फैक्टर्स और एक अनवर्केबल पॉलिसी एनवायरनमेंट के कारण लगातार ऑपरेशंस असंभव हो गए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी ने एग्जिट से पहले अपने सारे ड्यूज क्लियर किए थे। कर्मचारियों की 3 महीने की पेंडिंग सैलरी, पेनाल्टीज, बिजली के बिल और कंटेनर डीम्यूरेज चार्जेस, सब कुछ पूरा चुकाया गया। इससे एक बात क्लियरली साबित होती है कि ये कोई नॉर्मल कमर्शियल बैंक्रप्सी नहीं थी, बल्कि एक मैसिव सिस्टेमिक फेलियर था। ग्राउंड लेवल पर देखें तो ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें बहुत गंभीर थी। एनिमल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स लंबे समय तक अटका दिए गए। कस्टम्स और पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भारी डिलेज का सामना करना पड़ा। एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो था। और इन सबसे बढ़कर कंपनी ने लगातार 3 महीने तक अथॉरिटी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर अपील को टोटली इग्नोर कर दिया गया। यह दिखाता है कि रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की कमी वहां किस हद तक बढ़ चुकी है। और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, स्थानीय चुनौतियां भी अपने एक्सट्रीम पर हैं। बलूचिस्तान के लोकल ग्रुप्स की तरफ से आने वाले सिविल सिक्योरिटी रिस्क्स और रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। इस सामाजिक अशांति और सुरक्षा खतरों की वजह से अचानक इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान छूने लगती हैं और ऑपरेशनल रिस्क्स इतने हाई हो जाते हैं कि फॉरेन ऑपरेशंस का वहां टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। आर्थिक विश्लेषण में इस लोकल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव को ऐड करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये सब हमें ले आता है तीसरे हिस्से पर, वायबिलिटी ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट्स। ये एग्जिट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को कैसे अफेक्ट करता है? एक फैक्ट्री का बंद होना अकेले में उतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन यह सीधा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीके की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस घटना से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की आगामी बीजिंग यात्रा पर असर पड़ेगा? ये लोकल गवर्नेंस का फेलियर अब एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डिक्लाइन बन चुका है। ठीक उस वक्त जब हाई लेवल बायलैटरल ट्रेड टॉक्स होने वाली हैं, एक अहम प्रोजेक्ट का इस तरह से बंद होना कूटनीतिक रिश्तों में डेफिनेटली भारी तनाव पैदा करता है। अगर हम चाइना के ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को देखें तो उनका गोल काफी क्लियर था, मिडिल ईस्ट से शिनजियांग तक एक ऑल्टरनेट एनर्जी रूट बनाना, ताकि सुमात्रा स्ट्रेट के चोक पॉइंट को बाईपास किया जा सके। पर रियलिटी क्या है? ग्वादार पोर्ट आज लो कार्गो वॉल्यूम्स, जीरो रेवेन्यू ऑपरेशंस और सिस्टमैटिक अनरिलायबिलिटी का शिकार है। जमीनी हकीकत इस ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से इतनी अलग है कि ये फेलियर चाइना के ब्रॉडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI गोल्स को काफी कमजोर कर देता है। और इन सब के पीछे जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स काम कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक दबाव में है। हाल ही में UAE ने अपना $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया।
देश की IMF बेलआउट्स पर हेविली डिपेंडेंस है और करेंसी की वैल्यू लगातार गिर रही हैं। यहाँ तक कि खुद पीएम शरीफ ने एक्सेप्ट किया है कि एनर्जी प्राइसेस की वजह से देश की इकोनॉमी 2 साल पीछे चली गई है। ये सारे फैक्टर्स फ्यूचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के सामने मैसिव रिस्क खड़े करते हैं। चौथा पॉइंट है सुपर पावर टेंशंस। एक रीजनल इंस्टेबिलिटी किस तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़ती है, आइए समझते हैं। माइक्रो और मैक्रो स्केल का ये कॉन्ट्रास्ट सच में काफी दिलचस्प है। एक तरफ माइक्रो स्केल पर ग्वादर में एक सिंगल मीट प्रोसेसिंग प्लांट ब्यूरोक्रेटिक फेलियर्स की वजह से बंद हो जाता है, और ठीक उसी दौरान मैक्रो स्केल पर वॉशिंगटन, तेहरान और बीजिंग के बीच चल रही हाई स्टेक्स पीस नेगोशिएशंस पूरी तरह कोलैप्स हो जाती हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि आज के वक्त में ग्लोबल सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आपस में किस तरह एक चेन रिएक्शन की तरह जुड़े हुए हैं। अगर पिछले कुछ दिनों के डिप्लोमैटिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो चीजें कितनी तेजी से बदली हैं। 25 अप्रैल को ईरानियन डेलीगेशन बिना किसी डील के इस्लामाबाद से वापस चला गया। फिर 27 अप्रैल को यूएस ने ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट्स कर दिए। 30 अप्रैल को ईरान पाकिस्तान के चैनल से एक नया प्रपोजल भेजता है, लेकिन ठीक अगले दिन 1 मई को यूएस नए और कड़े सैंक्शंस रोल आउट कर देता है। इस बढ़ते डिप्लोमैटिक प्रेशर के बीच पाकिस्तान की यूएस और ईरान के बीच पीस डील ब्रोकर करने की कोशिशें पूरी तरह से बिखर गई। इन नए यूएस सैंक्शंस का नाम है इकोनॉमिक फ्यूरी। ये यूएस ट्रेजरी का एक अग्रेसिव इनिशिएटिव है जिसका मेन टारगेट 3 ईरानियन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हाउसेज हैं। इसका सीधा मकसद उन ऑयल रेवेन्यूज को चोक करना है जो ज्यादातर चाइनीज युआन में सेटल होते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये तेहरान और बीजिंग के बीच कमर्शियल लिंक्स को तोड़ने का कदम है, जो आगे चलकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और आखिर में आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, फ्यूचर इन्वेस्टर रिस्क चेकलिस्ट। आने वाले वक्त के लिए क्या लेसन्स हैं? अगर इंटरनेशनल फर्म्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस जीतना है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्टेबलाइज करना है तो कुछ अर्जेंट पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे। पहला स्टेप, एक्सपोर्ट्स अटकने पर रिएक्ट करने के बजाय एक प्रोएक्टिव और स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाना होगा। दूसरा, स्थानीय लोगों के डिस्प्लेसमेंट को एड्रेस करना जरूरी है ताकि कम्युनिटी सपोर्ट मिल सके। और तीसरा, सिक्योरिटी रिस्क्स को एक्टिवली मिटिगेट करना होगा ताकि ऑपरेशंस और इंश्योरेंस कॉस्ट कंट्रोल में रह सकें। किसी भी पॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन में इन्वेस्ट करने से पहले ये डिफिनिटिव रिस्क चेकलिस्ट हर कंपनी को देखनी चाहिए। सॉवरेन रिस्क, क्या देश IMF पर बहुत ज्यादा डिपेंड है और करेंसी स्टेबल है? सिक्योरिटी रिस्क, क्या वहां लोकल इंसर्जेंसीज और सोशल अनरेस्ट हैं? रेगुलेटरी रिस्क, क्या पॉलिसीज अचानक बदल जाते हैं और कस्टम्स में डिलेज होते हैं? और जियोपॉलिटिकल रिस्क, क्या वो प्रोजेक्ट सुपर पावर सैंक्शंस का शिकार हो सकता है? ये लेसन्स हर उस इन्वेस्टर के लिए जरूरी हैं जो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स का प्लान कर रहा हो। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जब रीजनल डिप्लोमेसी और बेसिक गवर्नेंस फेल हो जाए तो क्या सिर्फ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले ही ग्लोबल ट्रेड रूट्स को सुरक्षित कर सकता है? ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच का वो नाजुक संतुलन है जिससे ग्लोबल ट्रेड की आगे की दिशा तय होगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।